आज से हम छंद प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, जिसके अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष में हम लोगों को नीति शतकम पढ़ना है, शिवराज विजय पढ़ना है, कतिपय छंद है और कतिपय प्रत्यय हमें पढ़ने हैं। तो आज से हम छंद प्रकरण आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम छंदों के बारे में जानेंगे। छंद किसे कहते हैं, छंद की क्या परिभाषा है, छंद के कितने प्रकार हैं और हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कतिपय विशेष जो छंद हैं उनके क्या लक्षण हैं, क्या उदाहरण हैं, यह सभी हम आज से अध्ययन करते हैं कक्षा का। तो सर्वप्रथम जब हम छंद प्रकरण का आरंभ करते हैं तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि छंद हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, संस्कृत वाङ्मय में छंद के स्वरूप एवं भेदों का सामान्य रूप से तुम्हें अवबोध होगा कि छंद किसे कहते हैं, क्या है। लक्षण एवं उदाहरण पूर्वक छंदों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करोगे तुम इस कक्षा में। जो हमारे कतिपय छंद निर्धारित है, जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम में एकमात्र मात्रिक छंद है आर्या। इसके अतिरिक्त जितने भी छंद हैं वो वार्णिक छंद हैं, जिनमें हम लोग इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, श्रद्धरा, शार्दूल विकीर्तम, इस प्रकार के कुछ छंदों का हम अध्ययन करेंगे। उनका हम विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे, उनके लक्षणों को जानेंगे, उनका उदाहरण पे हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप में छंद रचना एवं छंद निर्धारण की तार्किक योग्यता का विकास होगा, यदि आप छंद निर्धारित रचना कर पाएंगे। और किसी भी श्लोक यदि आपके सामने उपस्थित होता है तो आप उस पर गण चिन्ह लगा करके यह निर्धारित कर पाएंगे कि इसमें यह छंद है। तो यह आपके अंतर्गत योग्यता विकसित हो सकेगी। साथ ही साथ हम लोग छंद गायन कौशल भी सीखेंगे कि छंद है उसे किस प्रकार उच्चारण किया जाए। अभी तक हम लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, कोई श्लोक आता है उसे गद्य के रूप में ही बोल देते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया या कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि। तुमसे जब भी मैं कक्षा में पूछती हो तुम इसी तरीके से सुनाते हो, लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भविष्य में हम लोग जब ये छंद पढ़ चुके होंगे तो हम श्लोकों को उनको गाकर ही सुनाएंगे। जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोष्ठ कर्मणि। इसी प्रकार से यदि हम और भी छंद है, बहुत सारे छंद है, इतने सुंदर है उनका गायन, जैसे जैसे हम लोग छंद पढ़ते जाएंगे उसके अंतर्गत हम आगे आगे जानते जाएंगे कि इस छंद का उच्चारण कैसे करना है। और ये छंदों का जो उच्चारण है बेटा, ये निर्धारित होता है उसकी जब हम गायन करते हैं तो यति के कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे हमें थोड़ा सा विराम लेना है। जैसे कि चलो आज से हम छंद स्टार्ट कर रहे हैं तो माँ सरस्वती की आराधना कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो इस प्रकार से आज से अब हम छंदों का उच्चारण करते हुए सीखेंगे, हम छंदों का गायन करेंगे। और आपको ये भी पता है कि हमारे महाविद्यालय में प्रतिवर्ष संस्कृत परिषद के अंतर्गत प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। कभी कभी किसी वर्ष श्लोक गायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो आप यदि इस छंदों का उच्चारण ढंग से सीख जाएंगे, गायन सीखेंगे, तो आप उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे तो आप निर्धारित ही उत्तम स्थान प्राप्त करेंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब सर्वप्रथम छंद का क्या महत्व है, छंद क्यों पढ़े, तो बहुत विशिष्ट पंक्तियां आती हैं छंद के संदर्भ में। पाणि शिक्षा में आता है, ये सभी ने जानते हैं, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद क्या है, वेदांग को, छंद वेदांग को वेद का पैर कहा गया है, पाद कहा गया है। जिस प्रकार पैर के बिना मनुष्य चलने में असमर्थ होता है,
उसी प्रकार छंदों ज्ञान के बिना वेद पंगु के समान होता है, अर्थात छंदों के सम्यक ज्ञान के बिना वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए छंद का ज्ञान परम आवश्यक है। एक अन्य पंक्ति मिलती है, छंद के बिना वाणी उच्चरित ही नहीं होती है, ना छंदसि वाग उच्चरति। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है, छंद हीनो ना शब्दोस्ति न छंदः शब्द वर्जितम। छंद से हीन वो शब्द ही स्वीकार नहीं करते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने पद्य काव्य की जो परिभाषा दी है तो वहां कहा है, छंदोबद्ध पदम पद्यम। पद्य किसे कहते हैं? जो छंदोबद्ध रचना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो रचना छंदोबद्ध होगी वही पद्य काव्य की श्रेणी में आएगी, अन्यथा वह तो गद्य काव्य कही जाएगी। तो इस प्रकार तुम जान सकते हो, देख रहे हो कि पद्य काव्य के लिए छंद कितना आवश्यक है। तो छंदोबद्ध पदम पद्यम, पद्य रचना कहलाती ही तभी है जब उसमें छंद निबद्ध होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं। तो वृद्ध धातु कुसुमाकर में चदियो आह्लादे दीप्तौ जैसे अचुन प्रत्यय करने पर छंद शब्द की निष्पत्ति बताई गई है, जिसका अर्थ है आनंदित करना, प्रकाशित करना। आचार्य यास्क ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छदि संवरणे धातु से बताई है और उन्होंने कहा है छंदांसी छादनात्, जिसका अर्थ है आच्छादित करना। छंद वेदों को आच्छादित करते हैं, छंद रसों को, भावों को आच्छादित करते हैं, इसलिए उन्हें छंद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य परिभाषा मिलती है, कात्यायन द्वारा सर्वानुक्रमणी में जो अक्षरों का परिमाण है वह छंद है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। अथर्ववेद की बृहत सर्वानुक्रमणी में अक्षर संख्या के अवच्छेदक को छंद कहा गया है, छंदो अक्षर संख्या अवच्छेदकम उच्यते। तो इन परिभाषा को देखते हुए और सामान्य रूप से अब हम जानते हैं कि छंद किसे कहेंगे? जिस वाक्य में मात्रा, वर्ण, रचना, विराम एवं यति संबंधी नियम हो और जो सहृदय को आनंदित करे उसे छंद कहते हैं। जो सहृदय के चित्त को आह्लादित कर दे उसे छंद कहते हैं। छंदों का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है और छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल है, जिनका छंद सूत्र ग्रंथ है। सभी याद रखेंगे, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है और उनका ग्रंथ कौन सा है। आचार्य पिंगल ने अपने छंद सूत्र में छंदों को दो भागों में विभाजित किया है, वैदिक छंद एवं लौकिक छंद। आचार्य वाल्मीकि के मुख से निश्चित सर्वप्रथम लौकिक छंद अनुष्टुप है। मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। सभी जानते हैं इस घटना को कि महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे गए, जहां उन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा जैसे लगता, तो उनके मुख से जब वो एक छंद निकला उसे ही लौकिक छंद, लौकिक संस्कृत का प्रथम छंद भी कहा जाता है, अनुष्टुप। तो यह श्लोक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, दूसरा वार्णिक छंद। मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना होती है, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एवं क्रम निर्धारित होता है, जैसे कि आर्य छंद। और हमारे पाठ्यक्रम में केवल हमें आर्य छंद ही पढ़ना है मात्रिक छंद के रूप में। तो इसमें क्या होता है बेटे, मात्राओं की गणना होती है। आर्य छंद का लक्षण क्या है? यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। आर्य छंद वह है जिसके पहले और तीसरे चरण में द्वादश यानी 12 मात्राएं होती हैं, अष्टादश तृतीय तीसरे चरण में अष्टादश यानी 18 मात्राएं होती है, और चतुर्थ चरण में चतुर्थ के पंचदश, चतुर्थ चरण में पंचदश यानी 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्य छंद कहते हैं। तो अभी हम डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे आर्य छंद, तब इस लक्षण को दोबारा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे, उस पर चिन्ह लगाएंगे, मात्राओं की गणना करेंगे, तब हमें ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एवं क्रम निर्धारित होता है उससे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। दूसरा छंद का प्रकार है वार्णिक छंद। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या तथा क्रम निर्धारित होता है उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। इसमें क्या होता है? वर्णों की संख्या होती है और क्रम निर्धारित होता है। इनमें वर्णों की गिनती होती है
इन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। और वार्णिक छंद 3 प्रकार के हैं, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विसंवृत्त। इनके नाम से इनकी परिभाषा स्पष्ट है। हम देखते हैं। संवृत्त, सम माने सम्मान, यानी कि जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या एवं क्रम समान होता है, उसे संवृत्त कहते हैं। जैसे कि इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत तिलका इत्यादि। इनके बेटे चारों चरण समान होते हैं, यानी कि पहली पंक्ति में जिस प्रकार के जितने वर्ण होंगे, जो गण होगा, वह द्वितीय में भी, तृतीय में भी, चतुर्थ चरण, चारों चरणों में समान होगी। सम माने समान। अब दूसरा देखिए, अर्धसंवृत्त। अर्धसम यानी आधा समान। तो इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें आधा समान होगा, यानी 2 चरण एक से होंगे, 2 चरण एक से होंगे। लेकिन कौन से? तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पहला दूसरा समान होगा, तीसरा चौथा समान होगा। तो इसका क्या परिभाषा है इसकी? अर्धसंवृत्त क्या है? जिसके पहला और तीसरा यानी प्रथम एवं तृतीय और द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में वर्णों की संख्या एवं क्रम समान होता है। इसका पहला और तीसरा चरण और दूसरा और चौथा चरण समान होता है। यानी पहले चरण में जितने वर्ण होंगे वही तृतीय में होंगे, और दूसरे चरण में जितने वर्ण होंगे वो चतुर्थ में होंगे। तो इसे अर्धसंवृत्त कहते हैं। और तीसरा भेद है विसंवृत्त। ये तुम नाम से ही देखो समझ रहे हो, विषम माने कोई समानता नहीं होगी, यानी सब असमान होंगे, यानी कि जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या एवं क्रम भिन्न भिन्न होता है, उसे विसंवृत्त कहते हैं। जैसे कि गाथा, उद्गाथा आदि। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यति किसे कहते हैं। यति का अर्थ होता है विराम या विश्राम। श्लोक को पढ़ते समय एक चरण में जितने वर्णों के बाद में अल्प विराम या थोड़ा सा रुकना होता है, उसे यति कहते हैं। हम देखा, मैंने भी श्लोक भी बोला, तो मैंने थोड़ा थोड़ा जहाँ पे स्ट्रेस दिया, मतलब थोड़ा सा हमने स्टॉप हुए वहां पे हल्का सा, उसे यति कहते हैं। अब हम जब आगे छंदों को पढ़ेंगे विशिष्ट रूप से, तब हम प्रत्येक छंद का लक्षण देखेंगे, उसमें याद रखेंगे कितने गण हैं, उसमें कौन कौन से गण हैं, और यति कितने वर्णों के बाद हो रही है। आपसे पूछा जा सकता है इस छंद में कितने वर्णों के बाद यति होती है, या यति किसे कहते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में मात्रा। एक स्वर का उच्चारण करने में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, और लघु या दीर्घ वर्णों के अनुसार मात्रा भी लघु या दीर्घ होती है। संस्कृत वाङ्मय में आ, ई, उ, री और री, ये 5 वर्ण ह्रस्व हैं। तो बेटा याद रखना है, जब हम चिन्ह लगाएंगे और सीखेंगे, तो हमें याद रखना है कि सिर्फ 5 वर्ण ही ह्रस्व हैं, शेष सभी मात्राएं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ सब दीर्घ हैं। ठीक है। लघु मात्रा का मान 1 होता है, यानी लघु और ह्रस्व वर्ण को प्रकट करने के लिए आई जैसा चिन्ह लगाया जाता है, और दीर्घ मात्रा का मान 2 होता है, और दीर्घ या गुरु वर्णों को प्रकट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? दीर्घ या गुरु वर्णों को प्रकट करने के लिए एस जैसा चिन्ह लगाया जाता है। ये देखो, दीर्घ या गुरु वर्णों को प्रकट करने के लिए तो ये चिन्ह आएगा, और लघु वर्णों को प्रकट करने के लिए हम जब चिन्ह लगाएंगे तो ये चिन्ह लगाएंगे। दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला चिन्ह। ठीक है। तो ये याद रखेंगे सब लोग, क्या को मात्रा होती क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे गण किसे कहते हैं, और गण चिन्ह किस प्रकार लगाते हैं, उसको लगाने का सूत्र क्या है, ये सब लोग हम कल पढ़ेंगे, कल की कक्षा में देखेंगे। तो आगे हम इसके बाद में जब छंद प्रकरण चल रहा है, तो गण किसे कहते हैं, गण कितने होते हैं, गण चिन्ह लगाने वाला सूत्र कैसे कौन सा होता है, क्या हमें गण याद करने पड़ेंगे, या हम एक सिंपल से सूत्र से ही उनको समझ सकते हैं। और उसके आगे की जो वस्तु है, विषय वस्तु, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।